हेलो एवरीवन, मैं आपका टीचर सूरज बात कर रहा हूँ यूनिमोंग से। जैसा कि बात कर रहे हैं CUET के बारे में, दोस्तों बात कर रहे हैं CUET के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि CUET का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं CUET के बारे में तो CUET का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये हमारे पास कहता क्या है कि जितनी भी सारी हमारे पास कॉमन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई हमारे पास, ठीक है, जामिया हो गई, या अलग अलग टाइप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास, उनमें क्या है बेसिकली हमें बात करनी है उनके एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। अभी तक सबसे पहले क्या होता था, कुछ सालों पहले, कि आपके पास टेस्ट नहीं होता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था बेसिकली बच्चों, कट ऑफ सिस्टम होता था। क्या होता था बेटा? कट ऑफ सिस्टम। कट ऑफ सिस्टम में क्या होता था कि आपके पास 12th में मार्क्स आए, आपके 12वीं में मार्क्स आए 80%, 90%, 95%, 98%, 88%, 70%, उस बेसिस पे आपको क्या मिलता था? एडमिशन। लेकिन अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो चुका है? टेस्ट। बेसिकली अब आपके परसेंटेज से रिलेटेड बात नहीं होगी, अब होगी बात टेस्ट से रिलेटेड। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करा है तो आपको एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें और इसका क्या प्रोसीजर है, और बात CUET के बारे में करेंगे, ना कि किसी और के बारे में। तो CUET का मतलब यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मैं बात करूँगा फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? फिजिक्स 12th के बारे में। मैं आपका टीचर हूँ फिजिक्स 12th का, तो मैं बात करूँगा सिर्फ फिजिक्स 12th के बारे में। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि फिजिक्स का जो सिलेबस है, CBSE के बेसिस पे अगर हम जाएं, फिजिक्स में अगर हम CBSE के बेसिस पे बात करें तो CBSE बेसिस पे बहुत सी चीज़ें जो हैं फिजिक्स सिलेबस में कटी हुई हैं। CBSE के बेसिस पे अगर हम जाएं तो बहुत सी चीज़ें CBSE के बेसिस पे कटी हुई हैं। लेकिन CUET जो है उन सारी चीज़ों को दोबारा लेके आया है। मतलब इस बार जो CUET का सिलेबस है वो फुल है। फुल का मतलब सारा, टोटल सिलेबस। जैसे CBSE के अंदर आपके पास 12th सिलेबस में फिजिक्स में हमारे पास लास्ट चैप्टर आता है कम्युनिकेशन एंड डिवाइसेस। कम्युनिकेशन एंड डिवाइसेस, जो कि आपके पास CBSE में नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें CUET की, तो CUET में ये चीज़ है। CUET में कम्युनिकेशन एंड डिवाइसेस है, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर में कुछ चीज़ें कटी हुई हैं, लेकिन CUET में वो चीज़ है। जैसे लॉजिक गेट्स CBSE में नहीं है, लेकिन CUET में है। तो वैसे अगर हम बात करें CUET की, तो CUET में हमें सारा का सारा कवर अप करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात करते हैं कि CUET के अंदर फिजिक्स में पूछ क्या रहा है। अगर हम बात करें CUET के अंदर तो फिजिक्स में पूछ क्या रहा है, ये बात करते हैं। अब यूनिमॉन्क्स जो है आपको एक प्लेटफॉर्म देता है तैयारी करने का बेटर वे में। कैसे बेटर वे में? मान लो कि अगर आप अभी तक कट ऑफ सिस्टम के बेसिस पे बैठे हो, ठीक है, अभी तक आप कट ऑफ सिस्टम के बेसिस पे बैठे हो और आप सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे मेरे पास 80% आ जाए, 90% आ जाए, 95% आ जाए, या फलाना और ढिमकाना, ठीक है, तो काम नहीं बनने वाला। ठीक है, तो भैया बात ऐसी है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है ना वो देना पड़ेगा, वरना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपके लिए खुली हुई है, जाओ और एडमिशन ले लो। अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, किसी अच्छे बेटर कॉलेज में, कोर्सेस आपके पास BSc, BCom और BA, क्या करना पड़ेगा? एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ साइंस साइड के बारे में, क्योंकि मैंने जैसा आपको बोला कि मैं फिजिक्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं आपका फिजिक्स का टीचर हूं। तो फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो फिजिक्स में सबसे पहला जो चैप्टर आता है बेटा, वो आता है CUET के बेसिस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं नहीं जानता कि आपने 12वीं में क्या करा, मेरे को नहीं पता कि आपने 12वीं में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा या नहीं पढ़ा। मैं आपसे बात करूंगा आपको बेस मान के
कहने का मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, तो मैं नहीं जानता कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करा है या नहीं करा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये होता क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है, और अगर हम फिजिक्स में बात करें तो फिजिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर आता है ना बेटा, वो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो अब यहां से मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा, और वो बात कैसे करना चाहूंगा ये देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास, अभी तक हम पढ़ते आते थे कि हमारे पास पार्टिकल्स हैं, हमारे पास अर्थ में कई सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब उन पार्टिकल में हमारे पास सबसे जो छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट का मतलब जो कि इनविजिबल है, जिसको हम नहीं देख सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे होता है चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रो का मतलब? चार्ज। और अगर वही चार्ज रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब अगर ये चार्ज आराम फरमा रहा है, तो इसका मतलब किस फेनोमेनन के बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज एट रेस्ट। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं और अगर मैं खड़ा हुआ हूं और मैं किसी एक पोजीशन पे रेस्ट कर रहा हूं, तो मेरे को किस फॉर्म में डाला जाएगा, किस कॉन्सेप्ट में डाला जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है बच्चों। अब मैं बात करता हूं आगे की। चार्ज एट रेस्ट तो हमने यहाँ पे बच्चों पढ़ लिया कि भाई चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या बोलते हैं। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि चार्ज के बारे में, ठीक है, तो चार्ज को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। और अगर चार्ज रेस्ट पे नहीं है, चार्ज चल रहा है, चार्ज का फ्लो है, चार्ज दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये कि चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। तो इसका मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। क्या प्रोड्यूस करेगा? करंट। लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी बात करते हैं कि चार्ज जो है अभी दौड़ नहीं रहा है, चार्ज अभी बैठा हुआ है। चार्ज क्या कर रहा है बच्चों? चार्ज अभी बैठा हुआ है, चार्ज एट रेस्ट। अब मैं बात करूं अगर आपसे कि भैया चार्ज को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है आपके पास Q से। चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल q से। हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में, चार्ज को रिप्रेजेंट किया गया है q से। अब आपके पास कैपिटल Q से भी रिप्रेजेंट किया गया है, या आपके पास पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट किया गया है, या आपके पास नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो अलग अलग फॉर्म से रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन जो बेसिक मतलब है इन सब का वो क्या है? चार्ज। कि चार्ज को Q भी बोला जाता है, कैपिटल Q भी बोला जाता है, पॉजिटिव भी बोला जाता है, नेगेटिव भी बोला जाता है। अब मैं बात करूंगा कि चार्ज जो है वो बेसिकली होता किस तरीके का है। जैसे मान लो कि आपके पास, मैंने क्या बोला आपको? मैंने बताया आपको कि हमारे पास मैटर है, और इस मैटर में मान लो सबसे जो छोटी यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट हम कहते हैं एटम। क्या बोलते हैं बच्चों? एटम। एटम के बीच में हम मानते हैं यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस। एटम के बीच में हम यहाँ पे क्या मानते हैं बेटा? न्यूक्लियस। एटम के बीच में हमने यहाँ पे क्या माना? न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हमारे पास एटम के बीच में न्यूक्लियस आ गया। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारे पास शेल्स बनी होती हैं। एटम के अंदर क्या बनी होती है? शेल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? शेल्स। क्या बोलते हैं इनको हम? शेल्स। ये शेल हमारे पास किस के चारों तरफ होती है? न्यूक्लियस के चारों तरफ और एटम के अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं चार्ज की, तो चार्ज हमारे पास, इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर हम बात करें कि जो चार्ज पार्टिकल है उसको, इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन को चार्ज कहा जाता है। जैसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नेगेटिव से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नेगेटिव से या फिर ई से। अगर हम बात करें कि ये हमारे पास एटम बना है, ये क्या बनाया मैंने? ये मैंने यहाँ पे बनाया एटम, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया? यहाँ पे एटम बनाया। अब इस एटम के अंदर यहाँ पे बीच में क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियॉन्स। क्या है इस न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियॉन्स। देखो बच्चों, मुझे नहीं पता है, मैंने अभी आपको क्या बोला कि मुझे नहीं पता कि आपने इससे पहले कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, किससे पढ़ा, ठीक है, या फिर किस तरीके से पढ़ा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे तो गारंटीड है, ठीक है, गारंटी है कि आप 100%
सेलेक्टेबल हो, 100% क्या हो, सेलेक्टेबल। सेलेक्टेबल का मतलब ये कि आपके जो मार्क्स हैं वो कहीं नहीं गए, आपके मार्क्स आपके पास बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि अगर मैं बात करूँ एटम के अंदर एक बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास क्या है, शेल। अब शेल मैंने आपको बताया, तो इन शेल्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नेगेटिव से, ई नेगेटिव से, बहुत बढ़िया। अब दूसरी शेल में भी आपके पास क्या हो सकता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई नेगेटिव से, ई नेगेटिव से। तो यहां पे आपके पास बेसिकली हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके चारों तरफ बच्चे, न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो होगा क्या कि आपके पास इलेक्ट्रॉन बेसिकली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन कैसा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के भी अंदर है। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, एटम के भी अंदर। एटम सबसे छोटी यूनिट थी, हमने क्या बोला, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। उस स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर भी, उस स्मॉलेस्ट यूनिट के अंदर भी एक चीज बैठी हुई है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, चार्ज पार्टिकल। अब लेकिन ये तो चार्ज पार्टिकल जो है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कहने का मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चों, नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे किस तरीके का चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे किस तरीके का चार्ज है, नेगेटिव। अब चार्ज जो है बेसिकली दो टाइप के हैं। चार्ज जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन को तो हमने नेगेटिव चार्ज बोल दिया, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई पॉजिटिव से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई पॉजिटिव से। यहां पे मैंने ई नेगेटिव लिखा और ई पॉजिटिव लिखा। अब कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर ई नेगेटिव दिख जाए तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, और ई पॉजिटिव दिख जाए तो क्या बोलोगे, प्रोटॉन है। लेकिन कहने का मतलब यहां पे ये नहीं है कि हमेशा चार्ज पार्टिकल ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव से ही रिप्रेजेंट होगा। कहने का मतलब ये नहीं कि हमेशा चार्ज पार्टिकल जो है वो ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव से ही रिप्रेजेंट होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चार्ज पार्टिकल जो है ना बेसिकली वो क्यू से रिप्रेजेंट होता है। किससे रिप्रेजेंट होता है, क्यू से। अब चार्ज पार्टिकल जो है आपके पास दर्शाता क्या है, आपको क्या दिखाता है कि अलग अलग पार्टिकल पे अलग अलग चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। कोई दूसरा पार्टिकल आ गया, मान लो अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल कैसे पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कैसे पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो बेसिकली बच्चों यहां तक आपको नोट डाउन करना है कि मैंने अभी तक आपको चार्ज के बारे में क्या बताया है, कि चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे रिप्रेजेंट होता है, नेगेटिव चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज कौन सा है। नेगेटिव चार्ज का कहने का मतलब कि ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ई पॉजिटिव प्रोटॉन है, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपके पास, मैं लिखता हूँ, मैंने अभी आपको क्या बताया कि चार्ज पार्टिकल जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब चार्ज को मैंने क्यू पॉजिटिव लिखा, तो क्या ये भी इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं। इसका मतलब ये बोल रहा है आपको कि एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिव नेचर है, जिसका कैसा नेचर है, पॉजिटिव। एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका कैसा नेचर है, पॉजिटिव नेचर है। अब मान लो कि आपके पास, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। Q प्लस को मैं क्या लिखूंगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा Q नेगेटिव। मैं अभी E नेगेटिव और E पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि स्पेसिफिकली हम E नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन से दिखाते हैं और E पॉजिटिव को किससे दिखाते हैं बच्चों, प्रोटॉन से। अब अगर मैं चार्ज Q की बात करूं तो यहाँ पे आपके पास Q पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और Q नेगेटिव क्या है, Q नेगेटिव को लिखेंगे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या लिखेंगे बच्चों, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब Q पॉजिटिव जो है आपके पास
वो एक ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव नेचर शो कर रहा है, और क्यू नेगेटिव जो है वो ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो कि नेगेटिव नेचर शो कर रहा है। ठीक है, अब आगे अगर हम बढ़ें तो आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक जितना मैंने बताया वो समझ आ गया होगा। ठीक है, जितना मैंने अभी तक आपको बताया वो समझ आ गया होगा कि भैया यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या दिखाता है कि चार्ज जो है वो किस पे है बच्चों, चार्ज जो है किस पे है, रेस्ट पे। अगर चार्ज यहाँ पे आराम फरमा रहा है, ठीक है, चार्ज जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, आराम फरमा रहा है, ठीक है, बैठा हुआ है आराम से, तो चार्ज किस पे हो जाएगा, रेस्ट पे। अगर मैं बात करूं कि चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, क्यू से, और क्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि वो ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, जो पॉजिटिव नेचर शो कर रहा है, और अगर क्यू के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है तो उसका मतलब वो नेगेटिव नेचर शो कर रहा है, इसका मतलब वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। और अगर ई नेगेटिव लिखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन है, और ई पॉजिटिव लिखा हुआ है तो वो प्रोटॉन है। अब मैं बात करता हूं आपसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव को, ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव की मैग्नीट्यूड क्या होती है, ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव का क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपसे बात करूं कि ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव का क्या होता है, मैग्नीट्यूड, तो भाई अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन को हमने किससे रिप्रेजेंट करा, ई नेगेटिव से। किससे रिप्रेजेंट करा, ई नेगेटिव से। अब ई नेगेटिव की बात अगर हम करें तो ई नेगेटिव पे जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, मैग्नीट्यूड से पहले मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। कहने का मतलब अगर चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो चार्ज जो होता है ना वो होता है स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करेगा। क्या शो करेगा, मैग्नीट्यूड, वैल्यू। क्या शो करेगा, वैल्यू, ना कि डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में जो है चार्ज फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में चार्ज भाग रहा है, नहीं, शो करेगा सिर्फ मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब हर एक चार्ज पार्टिकल का एक अपना चार्ज है, और उस वैल्यू की जो ऐसा यूनिट होती है, मैंने क्या बताया आपको कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, और उस स्केलर क्वांटिटी की चार्ज की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी कूलम। क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इज कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल सी से, कैपिटल सी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में। आपको पता लग गया होगा कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी के बाद चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम। ठीक है, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड मेरे को आपको बताना था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नीट्यूड आप जानते होंगे, मुझे नहीं पता कि आप जानते हो नहीं जानते, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा, शुरू से बेसिक लेवल पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन पे अब बात करी मैंने कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नेगेटिव से। अब ई नेगेटिव के ऊपर जो आपके पास मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, -19 कूलम। कहने का मतलब ये कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना मैग्नीट्यूड मैंने बताया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये काम आने वाला है हमारे न्यूमेरिकल्स में, ये वैल्यू हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है। डायरेक्ट पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे, किसकी, ई नेगेटिव की। जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, अगर बात करेगा न्यूमेरिकल में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इतना आपको बताना है, या फिर क्या, जैसे भी आपके पास न्यूमेरिकल आएगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे क्या, कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब दूसरी चीज, प्रोटॉन की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे, प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन को मैंने किससे बताया कि ई पॉजिटिव से। अब प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कहने का मतलब वो आपके पास इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल था, नेगेटिव, मतलब वो नेगेटिव नेचर शो करता है, और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, मतलब वो पॉजिटिव नेचर शो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज लेके चल रहा है अपने साथ। ठीक है, और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का भी जो चार्ज होता है ना बच्चे, प्रोटॉन का भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है। कहने का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। दोनों का चार्ज सेम है, लेकिन पार्टिकल दोनों अलग है।
दोनों का चार्ज सेम है लेकिन पार्टिकल अलग है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब अगर मैं बात करूं आगे, ठीक है, ये तो हमारे पास बात हो गई चार्ज की। अब अगर मैं बात करूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों एक साथ रख दिए जाएं, ठीक है, या अगर दोनों एक साथ कुछ दूरी पे रखे हों, या अगर दोनों एक साथ चार्ज हो, अभी जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मान लो कि अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास कोई एक आपने स्फीयर लिया, ठीक है, इस स्फीयर में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आपने भर दिए, आपने इस स्फीयर में सारे के सारे क्या भर दिए, पॉजिटिव चार्ज, आपने क्या भर दिए इसमें सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपके पास स्फीयर है ना, ये कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। क्या बोलेगा, क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। क्या कहलाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ये कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर मान लो कि आपके पास एक दूसरा स्फीयर है जिसमें आपने सारे के सारे नेगेटिव चार्ज भर दिए, नेगेटिव का मतलब क्यू नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्यू नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या लिखा मैंने, क्यू नेगेटिव। मतलब अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक ऐसा चार्ज जो कि नेगेटिव नेचर शो कर रहा है। अभी सिर्फ मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन पे मैग्नीट्यूड होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन हर एक नेगेटिव चार्ज पे नहीं होता है। कहने का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे ही होता है ये चार्ज। हर एक नेगेटिव पार्टिकल, हर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे नहीं होता, हर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का अलग चार्ज होता है, ठीक है, हर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का अलग चार्ज होता है। अब मैंने क्या बोला कि अगर आपने किसी एक स्फीयर में सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज भर दिए तो उसको मैंने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब किसी स्फीयर में मैंने सारे के सारे नेगेटिव चार्ज भर दिए तो मैंने उसको क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर। क्या बोला मैंने उसको, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर। मैंने उसको क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज्ड स्फीयर। अब मेरे पास तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। कहने का मतलब अगर मान लो कि मैंने अभी आपको क्या बोला कि भैया आपके पास एक स्फीयर ऐसा है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, और एक स्फीयर ऐसा है जिसमें सारे के सारे नेगेटिव चार्ज है। एक स्फीयर ऐसा है जिसमें सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और एक स्फीयर ऐसा है जिसमें सारे नेगेटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले स्फीयर को मैंने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और नेगेटिव चार्ज वाले स्फीयर को मैंने क्या बोला, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। अब अगर मैं बात करूं कि आपके पास दोनों चार्ज एक साथ आ जाए, कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज भी एक साथ आ जाए और नेगेटिव चार्ज भी एक साथ आ जाए। अब मान लो आपके पास पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q+ से, पॉजिटिव चार्ज आ जाए मान लो, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा, Q पॉजिटिव से, ठीक है। अब इसी के साथ में मान लो आपके पास इसी के साथ में एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी आ जाए। कौन सा चार्ज पार्टिकल आ जाए, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसी के साथ में आपके पास मान लो एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आ जाए, नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल, जिसको हमने किससे प्रेजेंट करा, Q नेगेटिव से, Q नेगेटिव से। अब हो क्या रहा है, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अलग लिया है, नेगेटिव चार्ज अलग लिया है। होगा क्या कि आपके पास बेसिकली ये दोनों चार्जेस जो है ना आपस में एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स। क्या लगाने वाले हैं हम, फोर्स। जैसे मान लो कि मैं अगर बात कर रहा हूँ Q+ की, मतलब पॉजिटिव चार्ज की, और आप बात कर रहे हो नेगेटिव चार्ज की, Q नेगेटिव की, तो आपका वाला चार्ज जो है वो मेरे पे फोर्स लगाएगा, मेरा वाला चार्ज क्या लगाएगा, आप पे फोर्स। इसका मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। खींचने का मतलब अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट। इसका मतलब हमने ये सीखा कि हमारे पास दो अलग अलग नेचर के चार्जेस जो हैं, दो अलग अलग नेचर के चार्जेस जो हैं आपस में एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब अगर आपके पास कोई एक चीज़ पॉजिटिव है तो उससे नेगेटिव चीज़ क्या होगी, अट्रैक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे पास भाई जैसे मान लो पॉजिटिविटी जैसे ज़्यादा भर जाती है, ठीक है, पॉजिटिविटी ज़्यादा भरने का मतलब पैसा ज़्यादा आ जाता है इंसान के पास। तो पैसा जब ज़्यादा आ जाता है तो उसके पास घमंड भी आता है। इसका मतलब ये कि अगर पैसा ज़्यादा आ गया तो क्या आ गया, घमंड, ठीक है। तो पैसा ज़्यादा आने का मतलब घमंड भी आ गया। तो पैसा क्या है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उसी के साथ
घमंड भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब उस पैसे को और उस घमंड को और उस, ठीक है, उस लेवल को कम करने के लिए जो आपके पास घमंड है वो जरूरी है। और घमंड किस तरीके का, पॉजिटिव एटीट्यूड, ना कि नेगेटिव। अगर आपके पास नेगेटिव एटीट्यूड है तो यू आर रॉन्ग। अब दूसरी चीज, मैंने आपको अभी तक क्या बोला कि Q प्लस Q नेगेटिव पे क्या लगाएगा, फोर्स, और Q नेगेटिव Q पॉजिटिव पे क्या लगाएगा, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि सेम है, कहने का मतलब यहाँ पे भी Q प्लस है और यहाँ पे भी Q प्लस है, थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखे हुए हैं, यहाँ पे Q प्लस है, ठीक है, थोड़ी सी दूरी पे Q पॉजिटिव एक चार्ज और रखा हुआ है, तो वो दो Q पॉजिटिव और Q पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल। रिपेल का मतलब ये वाला चार्ज इसको दूर भेजेगा, क्या करेगा, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा दूर, और ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा दूर। कहने का मतलब ये वाला चार्ज इसको अपने से दूर भेजेगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, अपने से इसको दूर भेजेगा। कहने का मतलब अगर मान लो मैं एक पॉजिटिव चार्ज हूँ और मेरे सामने एक पॉजिटिव चार्ज और खड़ा हुआ है, तो मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा कि मेरे से तू दूर जा, मेरे से, ठीक है, दूर जा। इसका मतलब ये कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा कि आपके पास दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव का मतलब आपस में एक दूसरे को काटने वाला, आपस में एक दूसरे को काटने वाला, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स का मतलब आपस में एक दूसरे को दूर भेजने वाला, ठीक है, ना कि अट्रैक्ट होने वाला। अट्रैक्ट का अपोजिट रिपल्सिव। अट्रैक्टिव फोर्स सिर्फ वही लगता है जहाँ पे चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर के हो। कहने का मतलब एक चार्ज अगर नेगेटिव है तो दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो कैसा नेचर, तो कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। दूसरी चीज, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव है, जैसे मान लो आपके पास दोनों चार्ज कैसे हैं, नेगेटिव, कुछ दूरी पर रखे हुए हैं दोनों चार्ज, अब इनमें भी कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव। मैंने अभी आपको क्या बोला कि अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, एक चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन अगर दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स, दोनों के दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, तो जो मैंने अभी तक आपको अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स बताया, ठीक है, ये बताया किस तरीके से, मतलब क्यों बताया मैंने आपको, ये तो आपको समझ आ गया कि भैया सेम चार्ज जो है वो रिपल करते हैं और अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, ठीक है, कि मैंने अभी तक आपको बताया कि सेम और अपोजिट चार्जेस के बारे में, तो अब मैं आपसे बात करने वाला हूं एक टॉपिक की, और उस टॉपिक का नाम है कूलम्स लॉ। उस टॉपिक का नाम क्या है, कूलम्स लॉ। उस टॉपिक का नाम क्या है, कूलम्स लॉ, ठीक है। अब ये कूलम्स लॉ क्या कहता है, कहने का मतलब एक हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम। अब उन्होंने क्या दिया, उन्होंने अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में आपस में कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम यही बात करें कि कूलम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें, तो कूलम्स लॉ क्या बताता है हमें, ठीक है, कि अगर मान लो कि आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कैसा चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल था पॉजिटिव और दूसरा चार्ज पार्टिकल था नेगेटिव। ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए बेटा, कुछ दूरी पे। दूरी का मतलब कुछ डिस्टेंस पे इनको प्लेस किया गया है। कहने का मतलब Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R। मैंने क्या लिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। अब अगर मैंने दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R ले लिया है, तो इससे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि दोनों के बीच में जो फोर्स है उसकी वैल्यू मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अभी तक तो आपने ये बताया कि सर इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। और या फिर हम कह सकते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब Q पॉजिटिव हो गया और क्या हो गया, Q नेगेटिव, ठीक है। अब मेरे को यहां पे फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F
सी से, एफ सी का मतलब यहाँ पे क्या है, कूलम्स फोर्स। क्या है यहाँ पे एफ सी का मतलब, कूलम्स फोर्स। दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हो, चाहे रिपल्सिव फोर्स लग रहा हो। रिपल्सिव फोर्स कब लगेगा, जब मैं यहाँ पे क्यू नेगेटिव की जगह क्या कर दूंगा, क्यू पॉजिटिव, क्योंकि दोनों फिर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। या फिर मैं क्यू पॉजिटिव की जगह क्या कर दूंगा, क्यू नेगेटिव, फिर दोनों कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रिपल्सिव फोर्स या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। लेकिन अभी दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हैं, तो मैंने क्या लिखा, अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। मुझे क्या निकालना है, फोर्स की वैल्यू। अभी तक मैंने आपको बताया फोर्स का नाम, अब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें और कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट देखें, तो स्टेटमेंट के हिसाब से ये कहता है कि जो आपके पास फोर्स लगता है दो चार्जेस के बीच में, वो प्रोपोर्शनल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के किसके, प्रोडक्ट के। मतलब मान लो कि अगर आपके पास ये Q1 पॉजिटिव है और ये Q2 क्या है, नेगेटिव। Q1 क्या है, पॉजिटिव, और Q2 क्या है, नेगेटिव। तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, Q1 और Q2, Q1 इंटू Q2। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। दूसरी चीज, अब यही वाला फोर्स जो है FC, ये वाला जो फोर्स है FC, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके बीच के डिस्टेंस के। कहने का मतलब आपके पास, मैंने अभी आपको क्या बताया कि Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के बीच में, ठीक है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों के स्क्वायर के डिस्टेंस के। कहने का मतलब फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको हमने मान ली इक्वेशन 2। क्या मान ली, इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे बच्चे, कंबाइन। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो होगा क्या, कंबाइनिंग बोथ द इक्वेशन, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस। तो इसका मतलब ये कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में तो FC आएगा, मतलब कूलम्स फोर्स। ठीक है, कूलम्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। और वो दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, जिसे हमें हटाना है। क्योंकि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हम फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे दोनों चार्जेस के बीच में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों चार्जेस के बीच में ये फोर्स जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। अभी हटाने से क्या होगा, जब हम हटाएंगे इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को, तो हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और उसको हमने क्या बोला, K। FC इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। FC इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये K क्या है, यहाँ पे K है कांस्टेंट। और किस तरीके का कांस्टेंट है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हैं। K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब मैं अगर इस K के बारे में बात करूं आपसे, अगर मैं इस K के बारे में बात करूं तो ये K कहता क्या है, ये देखते हैं। अगर मैं आपसे इस K के बारे में बात करूं तो ये क्या, K जो है कहता क्या है। अभी तक आपने देखा कि जो फॉर्मूला आया वो आया FC इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब अगर आपको दो चार्जेस दे रखे हो और उनके बीच का कुछ डिस्टेंस दे रखा हो, दो आपको चार्जेस दे रखे हो Q1 Q2 से कुछ दूरी पे है, और वो दूरी क्या है, R। तो F क्या होगा इन दोनों के बीच का, मतलब फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच का। अब ये Q1 Q2 कुछ भी हो सकते हैं, मान लो अगर अब ये Q1 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, Q2 भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दोनों सेम हो सकते हैं, दोनों अपोजिट हो सकते हैं। हमें सिर्फ बात करनी है फोर्स की। तो फोर्स की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अभी हमने देखा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। तो यहाँ से हमारे पास F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि ये जो K है ये क्या बताता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये क्या दर्शाता है, या फिर ये क्या हमें शो करता है, ये देखते हैं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में,
तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है ये बताता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आप पूछोगे कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलेंगे हम? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो आपके पास, फ्री स्पेस का मतलब जहाँ पे कोई मीडियम ना हो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि मैंने अभी तक आपको एप्सिलॉन नॉट क्या बताया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इस एप्सिलॉन नॉट की भी कुछ वैल्यू होती है, और वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती क्या है ये देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, किसकी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। लेकिन अगर हम उसके अलावा बात करें कि एप्सिलॉन नॉट से पहले, तो हमने अभी तक फोर्स निकाला, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आपको सबको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन। क्या होती है फोर्स की यूनिट? न्यूटन। अब मेरे पास मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आया था जिसे हमने किससे रिप्रेजेंट करा था? के से। किससे रिप्रेजेंट करा था? के से। अब इस के की भी कोई यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, तो इस के की यूनिट निकालते हैं। यूनिट आप इस के की यहीं से निकाल सकते हो। कैसे? मान लो फोर्स जो है आपके पास न्यूटन है, मीटर आपके पास आर किस में हो जाएगा? मीटर में। तो यहाँ पे आप आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 मैंने आपको क्या बताया था कि Q की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। तो इसका मतलब Q1 और Q2 मतलब ये भी कूलम हो जाएगा और ये भी कूलम, तो दोनों का स्क्वायर मतलब कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब के की जो यूनिट आई वो आई आपके पास क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर किसकी यूनिट है? के की। अब इसी के की यूनिट से आप इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? मान लो कि आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट था, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है, यूनिट निकालनी है, तो हमारे पास वैल्यू क्या थी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाएंगे और के को हम नीचे लेके जाएंगे, तो के की जो यूनिट होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। कहने का मतलब न्यूटन इनवर्स मीटर रेज टू पावर -2 कूलम रेज टू पावर माइनस कूलम रेज टू पावर 2 मतलब कूलम स्क्वायर। क्या आ जाएगा? कूलम स्क्वायर। ये किसकी यूनिट आ गई हमारे पास? ये आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। इसकी वैल्यू क्या थी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसकी वैल्यू को जब आप एप्सिलॉन नॉट में पुट करोगे तो आपको जो के की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9 इंटू 10⁻9 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं, हमारे पास ये वाली जो दो वैल्यूज आई हैं, कौन कौन सी वैल्यूज ये देखते हैं। ये तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस थी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हमने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहाँ पुट करी? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या थी हमारे पास? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू जो है आपके पास इंपॉर्टेंट है। पहली वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की और दूसरी वैल्यू के की। अब के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू क्या है? के क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू मैंने क्या निकाली? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी मुझे पता थी, ठीक है। अब ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है, ठीक है, ये मुझे कैसे पता? मान लो कि अगर आपके पास एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, मैंने आपको बोला कि भैया मैं बात कर रहा हूँ अभी फ्री स्पेस की। अब मान लो वहाँ पे कोई मीडियम आ जाए, ठीक है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल को मैंने उठा के, इन दोनों चार्ज पार्टिकल को मैंने उठाया और किसी मीडियम में पुट कर दिया। कहाँ रख दिया? किसी मीडियम में। तो जब मैं दोनों चार्ज पार्टिकल्स को किसी मीडियम में पुट करूँगा तो आपके पास ये जो परमिटिविटी होती है ना बेटा, मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये जो परमिटिविटी होती है, ये परमिटिविटी क्या शो करती है कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है, जो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को अपोज करती है। क्या करती है? उस फोर्स को
अपोज करती है। कहने का मतलब अगर मान लो कि आपके पास Q1 और Q2 को मैंने किसी मीडियम में रख दिया, कहाँ रख दिया? किसी मीडियम में। अगर Q1 और Q2 को मैंने किसी मीडियम में रख दिया तो दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं आपस में किसी मीडियम में रख दिया, तो अब ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी? एप्सिलॉन। क्या बन जाएगी? एप्सिलॉन। नॉट हमेशा यूज करते हैं फ्री स्पेस के लिए। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए। अगर मान लो कि आपके पास फ्री स्पेस नहीं है तो जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? अभी तक आपके पास k की वैल्यू मैंने क्या बताई कि 4 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन नॉट था ये था फ्री स्पेस के लिए जहाँ पे कोई मीडियम नहीं था। अब इन दोनों चार्ज पार्टिकल को उठा के मैंने मीडियम में रख दिया। अब ये मीडियम क्या करेगा? ये मीडियम एप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी का मतलब ये मीडियम परमिट करता है, ठीक है, अपने आप की मीडियम की हर एक प्रॉपर्टी होती है। क्या? मीडियम की हर एक मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों चार्ज आपस में, ठीक है, इन दोनों चार्जेस में जो आपस में फोर्स लग रहा है उसको क्या करे? अपोज करे। उसको क्या करे? अपोज करे। अपोज का मतलब उनमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करे, ठीक है, रुकावट पैदा करे उनको आपस में मिलने से, या फिर आपस में उनके फोर्स लगने से क्या करे? रुकावट पैदा करे। तो हुआ क्या? अभी देखिए चार्ज पार्टिकल फ्री स्पेस में थे या फिर एयर में थे, तो मैंने क्या यूज करा? एप्सिलॉन नॉट। अब ये चार्ज पार्टिकल मीडियम में आ गए हैं, मान लो वाटर में आ गए, ठीक है, मीडियम में आ गए या फिर कि वाटर में या फिर किसी मीडियम में। तो मान लो अब अगर ये चार्ज पार्टिकल अब मीडियम में आए, ठीक है, तो होगा क्या आपके पास यहाँ पे कि जो चार्ज पार्टिकल हैं इनकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन। तो मैं यहाँ पे k की जगह 1/4 एप्सिलॉन नॉट में क्या पुट करूँगा? एप्सिलॉन। और यहाँ पे अब एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा और उसकी वैल्यू ये नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू होगी कुछ और वो आपको दी होगी न्यूमेरिकल में। कहने का मतलब जिस तरीके का न्यूमेरिकल होगा, जिस तरीके का कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल होगा, उस तरीके से आपको यहाँ पे मीडियम के परमिटिविटी की आपको क्या दे रखी होगी? वैल्यू। जैसे ही आपको मीडियम के परमिटिविटी की वैल्यू मिल जाएगी वैसे ही आप k की वैल्यू पुट कर सकते हो 4 एप्सिलॉन डाल के k की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर k की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास चार्ज की वैल्यू दे रखी होगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा होगा, k की वैल्यू पुट करो, क्या निकालो? फोर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक जितना मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, कूलम्स लॉ के बारे में, चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, वो आपको मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा जाएं और इस वीडियो को दोबारा से देखें, क्योंकि ये जो हमारे पास लेक्चर है, ये वाला जो हमारे पास सेशन हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं अभी आपको क्या बता रहा था? मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि आपके पास हम बात कर रहे हैं CUET की। तो अगर हम CUET की बात करेंगे तो बेटा उस CUET के अंदर आपको फिजिक्स जो है ना वो परेशान कर सकती है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स का मैं नहीं जानता, लेकिन फिजिक्स जो है वो आपको परेशान कर सकती है। फिजिक्स अगर आपने इस तरीके से पढ़ी ना तो गारंटीड है ज़िंदगी में कभी परेशान नहीं करेगी। ज़िंदगी में फिजिक्स कभी परेशान नहीं करेगी अगर आपने फिजिक्स इस तरीके से पढ़ी, जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, ठीक है बच्चों। और अब मिलते हैं अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें यूनिमॉक्स को।